गुड मॉर्निंग। एस ब्लॉक के अंदर हम लोग 3 लेक्चर पे बात कर चुके हैं और हम लोग लास्ट जो लेक्चर थे जिसमें एल्कलीन अर्थ मेटल के बारे में डिटेल्स पे बात हो रही थी। मैंने वहाँ पे आपको बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि जो एल्कलीन अर्थ मेटल है वो डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड से रिएक्शन या वाटर से कैसे रिएक्शन होगा, है ना। तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन बेस के साथ बेरिलियम का किस तरह का अलग टाइप का बिहेवियर था, तो ऐसे सभी प्रॉपर्टीज़ पे बात हो गई थी। आज हम लोग कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ही बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल। तो जो बचा हुआ पोर्शन था उसमें हम लोग रिएक्शन विद कार्बन, तो कार्बन के साथ किस तरह से एल्कलीन अर्थ मेटल रिएक्शन करते हैं और कैसे कंपाउंड बनाते हैं उस पर बात करेंगे हम लोग। तो एल्कलीन अर्थ मेटल जो है वो कार्बन के साथ ज़्यादातर MC2 टाइप का कार्बाइड बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेटल कार्बाइड। और इस मेटल कार्बाइड में ज़्यादातर M+2 होता है और C2 पे -2 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इनके बीच एक आयनिक अट्रैक्शन दिखता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सेप्ट बेरिलियम, ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि बेरिलियम कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा। तो अगर हम बेरिलियम की बात करें तो चूंकि बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन एल्युमिनियम के साथ होता है, तो यहाँ पर जिस तरह से एल्युमिनियम कार्बाइड बनता है वैसे ही बेरिलियम कार्बाइड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब जैसे यहाँ पे बनता है Al+3 और कार्बन पे -4, तो वैसे ही ये Be+2 है और कार्बन पे -4 होगा और यहाँ पे इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये एक अलग बात यहाँ पे आपको समझ आ रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको MC2 टाइप का कार्बाइड मिलेगा। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये आता है कि इस तरह से आपने सबके कार्बाइड बना लिए तो ये तो बना देगा Be2C, बट बाकी सभी ये MgC2 टाइप का कार्बाइड बना, ये कैल्शियम कार्बाइड बना, स्ट्रॉन्शियम कार्बाइड बना, बेरियम कार्बाइड बना, ठीक है। तो ये सभी कार्बाइड बनते हैं और इन सबके स्ट्रक्चर्स में अगर आप ध्यान दो तो बेरिलियम+2 का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कार्बन एक ही रहता है, जबकि इन सब में Mg+2 एंड C2 पे -2 है और यहाँ पे भी Ca+2 और C2 पे -2 है, यहाँ भी अट्रैक्शन है। Sr+2 है और C2 पे -2 है, यहाँ भी आयनिक, और बेरियम+2 एंड C2 -2। अच्छा, एक और ख़ास बात इन सब में ध्यान दीजिए, ये जो C2 बना है वो दरअसल C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर है। ये एसिटिलीन का एक तरीके से बेस है, कॉन्जुगेट बेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब मैं इन सब में से एक और बात बता रहा हूँ यहाँ पे। इन सब के हाइड्रोलिसिस आप एक बार साथ में और पढ़िए। तो हाइड्रोलिसिस से आपको कॉन्सेप्ट पता है, हालांकि मैंने पहले बताए हैं आपको। तो B2C का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएं या Al4C3 का हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये दोनों एक जैसे होंगे। क्यों? हाइड्रोलिसिस कराने पे इन मेटल्स का तो कुछ नहीं होना, बट कार्बन के साथ CH4 मिल जाएगा। कैसे? जो C-4 है वो 4 बार H लेगा, कॉन्जुगेट बेस है, तो यहाँ मीथेन गैस आपको यहाँ पे दे देगा। लेकिन यहाँ पे जो बाकी सभी हैं, ये जो कार्बाइड्स हैं, अगर आप इनके हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उस केस में आपको एसिटिलीन गैस मिलेगी। एसिटिलीन इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है एक बार H लेगा, दूसरी बार H ले लेगा, तो वाटर से H लेकर ये एसिटिलीन गैस बनाएंगे, जबकि ये दोनों आपको मीथेन गैस प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक। तो ये कार्बाइड को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए एक एक करके और फिर मैं इसके और डिटेल्स पे आता हूँ। नोट करिए इसको। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब एक और ख़ास बात कार्बाइड को लेकर है कि कई जगह आपने देखा होगा मैग्नीशियम के साथ जो कार्बाइड बना होता है वो डिफरेंट होता है इससे। तो वो मैं समझा दूँ वो होता क्या है। जैसे दरअसल Mg2C3 जो है, MgC2 जो हम लोग देखते हैं, दरअसल इस कंपाउंड का हीटिंग होता है अगर, तो
तो ये Mg2C3 और कार्बन इसमें बदल जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि C2-2 अगर हीट कर दिया जाए तो C3-4 प्लस कार्बन इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट है, कुछ अलग नहीं है, हीटिंग के कारण ऐसा हुआ है। तो इन जनरली ज़्यादातर आपको ये वाला मैग्नीशियम का कार्बाइड दिखता है, बट ज़्यादा कॉमन बनता यही है पहले, और इसका हीटिंग जो होता है उसके कारण ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ आ रही? तो एक बात ज़रा समझिए, अगर मैं Mg(C2) की बात करूँ तो Mg(C2) कैसे आप ब्रेक करेंगे? तो ये Mg+2 है और C3 पे -4 है, तो 4 इधर रहता है, Mg4 एंड C3 होल ट्वाइस, दैट्स वाई यहाँ 2 डिवाइड होकर ये फॉर्मूला बनता है। तो अब C3-4 को अगर आप देखो तो वो ये है -3 -1, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना होता है। और इसीलिए जब आप इसके हाइड्रोलिसिस पे बात करते हो तो MgOH का होल ट्वाइस तो बनेगा ही, ये तो हाइड्रोक्साइड बन गया, बट साथ साथ इसके पास 3 H आ गए और इसके पास 1 H आ गया, तो यहाँ बना CS ट्रिपल बॉन्ड CCH3, दिस इज द प्रोपाइन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है जिसपे क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, आपके पास डाउट हो सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा। तो मेटल, एल्कलीन अर्थ मेटल में कार्बन से कैसे रिएक्शन होगा, कार्बाइड कैसे बनते हैं, उनके बारे में डिटेल, उनके स्ट्रक्चर्स और साथ साथ उनके हाइड्रोलिसिस, है ना। तो ये सभी अच्छे से हम लोग पता रहे, क्वेश्चन इन सब पे बनते हैं, आए हुए क्वेश्चन है पहले के। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बीच एक और प्रॉपर्टी हीटिंग इफेक्ट्स की है, तो मैं उस पर भी बात करूँगा। अगर हम हीटिंग इफेक्ट्स की बात करें तो मैंने पहले भी हालांकि हीटिंग इफेक्ट्स आपको बताए हैं, बट इंडिविजुअल एक पार्ट हम लोग और एक बार कर सकते हैं। 3 बातें मैंने बताई हैं आपको कि कार्बोनेट का हीटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, ये तीनों कार्बोनेट की हीटिंग है। इनको अगर हम हीट करें तो कैसे क्या बनेगा? बेरिलियम का ऑक्साइड एंड CO2। इसमें तो कॉन्सेप्ट वैसे ही थे सब पहले से, इसमें कुछ नया मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 एंड स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड एंड CO2, बेरियम ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है ना, ये तीनों पार्ट आपके पास। और आपको पता है कि बेरिलियम में चूंकि प्लस चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो सबसे ईजिली डिकम्पोज होगा, कैल्शियम +2 एंड स्ट्रॉन्शियम +2 एंड बेरियम +2। तो थर्मली मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन होगा? बेरियम का कार्बोनेट, बिकॉज चार्ज डेंसिटी सबसे कम होती है। तो इस पर कोई खास टर्म नहीं है, बट मैंने एक जगह लिख दिया है। इसी तरह से मेटल के सल्फेट की अगर हम बात करें तो सल्फेट में भी किस तरह से डिकम्पोजिशन होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, हीटिंग के बाद आपको ऑक्साइड और SO3 गैस मिल जाएगा, है ना। तो बेरिलियम का ऑक्साइड एंड SO3 गैस, मैग्नीशियम का ऑक्साइड एंड SO3 एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड SO3, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड SO3 गैस एंड बेरियम ऑक्साइड एंड SO3। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बातें एक साथ आ गई। चलिए, लेकिन ये पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। मैं बेरियम या इन एल्कलीन अर्थ मेटल्स के जो नाइट्राइड हैं, जो नाइट्रेट हैं, उनके हीटिंग में कुछ अलग बात जरूर है।
तो उसको बताना था, बट एक बार इसको पूरा नोट कर लीजिए। ये पहले से भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेटल्स के कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं और सल्फेट कैसे डिकम्पोज होते हैं। यहाँ हमने इंडिविजुअल इनकी ही बात कर दी केवल, ठीक है। तो इसको नोट करिए पहले। चलिए, तो इसके बाद जो मैं जो नाइट्रेट के हीटिंग इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ उसको ज़रा समझिएगा। हालांकि जब मेटल नाइट्रेट मैंने बताया तो उसके कई वेरिएशन थे, बट इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं समझा दूं क्या है। बेरिलियम का नाइट्रेट, मैग्नीशियम का नाइट्रेट, ये नाइट्रेट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो नाइट्रेट का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो यही बताया था कि मेटल्स के नाइट्रेट हीटिंग के बाद मेटल का ऑक्साइड NO2 और O2 बाहर करते हैं, और एल्कली मेटल नाइट्रेट जो होते हैं वो नाइट्राइट और O2 बाहर करते हैं, ठीक। तो यहाँ भी उसी तरह से बेरिलियम का ऑक्साइड NO2 और O2 गैस बाहर होनी चाहिए, और होती भी है। एक वेरिएशन मैं बता दूंगा, MgO NO2 गैस एंड O2, बैलेंस वगैरह आप कर लीजिएगा। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड एंड NO2 एंड O2, तो इस तरह से बनता चला जा रहा है। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड NO2 एंड O2, और बेरियम ऑक्साइड NO2 एंड O2। तो ये सभी ऑक्साइड्स किस तरह से बन रहे हैं वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब एक खास बात और क्या है, ये जो पहला वाला पार्ट है बेरिलियम ऑक्साइड, इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे एक नई बात समझ में आती है कि बेरिलियम जो ऑक्साइड है उसके साथ 3 मोल्स बेरिलियम का नाइट्रेट लग जाता है इस तरह से, और इनको जोड़ दीजिए एक साथ, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बनता है Be4O NO3 का होल 6। ये समझ में आया कैसे? ये सबको जोड़ दिया मैंने, और ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये आपको याद रखना, मतलब इस रिएक्शन में हीटिंग में ये नहीं मिलेगा, उसकी जगह ये मिलेगा। और ये कैसे बना होता है, तो ये मैं इसका स्केलेटन बना रहा हूँ। ऑक्सीजन सेंटर पे चारों बेरिलियम एक टेट्राहेड्रल सेगमेंट में, ये बॉन्डिंग नहीं है, मैं केवल स्केलेटन दिखा रहा हूँ, ऐसे बनेंगे। और जो सरफेस होंगी उनमें आपको NO2 माइनस प्रेजेंट रखना होगा, यानी NO2 माइनस प्रेजेंट एट सरफेस, 6 सरफेस, जो 6 सरफेस होती हैं टेट्राहेड्रल पार्ट में, उसी के अंदर। अब आपको 6 शायद समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन 3 ऐसे जुड़ते हैं और 3 ऐसे जुड़ते हैं, तो टोटल यहाँ पे जो सरफेस होंगी वो 6 हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ दिया जाता है, स्टैंडर्ड है, जेईई के एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन होगा। तो ये सभी बातें आपको दिमाग में सही से सेट करनी है कि इसमें क्या क्या होगा। नाइट्रेट का हीटिंग, बाकी हीटिंग इफेक्ट्स आपने पहले भी पढ़ रखे, मुझे केवल ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन बतानी थी। ऑब्वियसली बेरिलियम में कुछ एक्सेप्शन जरूर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बता दिया, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार।
चलिए, तो आप इसको बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स बना है। अच्छा, इसका एक पोर्शन और जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हैलाइड्स ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल। तो बेसिकली हम लोगों को क्लोराइड्स पढ़ने हैं, है ना। तो मैं Cl2 के साथ ही मेनली रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, एक ही जैसा होगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है ये। और इनके साथ अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन करा दें तो इन सबके हैलाइड बन जाएंगे। बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। एक खास बात यहाँ ध्यान रखिएगा, इन क्लोराइड्स को यानी मेटल क्लोराइड को इजीली क्लोरीन से रिएक्शन करके बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। इजीली आप नहीं बना सकते, तो इसका एक दूसरा तरीका है, अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड इस सेंस पे है कि किसी भी मेटल में पहले आप मेटल का, अगर जनरली फॉर मेटल क्लोराइड आप बना रहे हैं तो फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आप कार्बन से कराते हैं और साथ में क्लोरीन लेते हैं। उसके बाद आपको मेटल का क्लोराइड मिल जाता है। अब मैं इसका थीम बताता हूँ कैसे बना, और साथ साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाती है। तो ये एक जनरल तरीका है। तो ये कैसे बना है उसको जरा समझिएगा। दरअसल पहले ये कार्बन क्या होगा, इस मेटल ऑक्साइड से पूरा ऑक्सीजन फ्री करेगा, यानी उसका रिडक्शन करा देगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे MgO ले लिया, तो कार्बन के साथ पहले आपस में और फिर क्लोरीन, तो ये फाइनली क्या बनेगा, MgCl2 और फिर CO, है ना। इसने क्या किया, पहले MgO का रिएक्शन कार्बन से हुआ तो इसने क्या किया, CO बना दिया और Mg मेटल को फ्री कर दिया। और Mg जब फ्री हुआ तो क्लोरीन से रिएक्शन ज़्यादा इजीली कर पाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन के थ्रू आपको टेम्परेचर भी मिल जाएगा और तब उसी टेम्परेचर से मैग्नीशियम क्लोरीन से इजीली रिएक्शन कर सकता है। तो ये रिएक्शन आपको हर एक क्लोराइड को बनाने के लिए फिजिबल है। जैसे CaO प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन, इसी तरह से B2O3 प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन, Al2O3 प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन, Fe2O3 प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन। आप सब रिएक्शन लिख सकते हैं इसके, है ना। तो इस पर क्या बन गया, CaCl2, सब में CO बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे BCl3 बन गया, CO बन गया, यहाँ बन गया AlCl3, CO बन गया। तो ये मेटल क्लोराइड को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा और बहुत यूज़ आपको करना होगा। तो इस मेथड को नोट कर लीजिए, एक कॉन्सेप्ट की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए, तो अब हम लोगों ने इन क्लोराइड्स पे थोड़ा सा और डिटेल पे बात करते हैं। और स्पेसिफिक जो बेरिलियम का क्लोराइड है वो बिल्कुल अलग है, और इन क्लोराइड्स के बारे में थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, कुछ रिएक्शंस को लेकर है, तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, उस पर बात की जाती है। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर मैं इन सब के बात करूं मेटल्स क्लोराइड का, तो इन्हीं की प्रॉपर्टीज पे मैं बात कर रहा हूं अभी। तो इन सब में अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। और ये इसीलिए बेरिलियम क्लोराइड इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जबकि ये सभी अदर्स क्या होते हैं, आयनिक। और नीचे आपको पता है कि आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो, है ना। आयनिक कैरेक्टर यहाँ बढ़ना है। और जब आप इस पॉइंट में आ जाते हैं तो इसके लिए बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और बल्कि हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन सब पढ़ा भी होता है, बट बाकी सबके स्ट्रक्चर में आयनिक पार्ट है, मतलब Mg+2 है और 2Cl- है, कैल्शियम +2 है और 2Cl- है, आयनिक है,
स्ट्रोंशियम +2 है और 2Cl-, बेरियम +2 है और 2Cl-। तो ये अलग अलग है, बट बेरिलियम क्लोराइड के जहाँ तक स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो तो हम लोगों ने इस पे बेरिलियम क्लोराइड पे sp लिखा है, ऐसे सिंपल सा sp, हाइब्रिडेशन, लीनियर, ये सब बनाया ना। बट इसके अदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पे काम होना है। सबसे पहली चीज़, चूँकि आपको पता है कि बेरिलियम की अगर हम बात करें तो 1s2, 2s2 और 2p2 आता है, सॉरी 2s2 तक है। तो जब आप ग्राउंड स्टेट इसका देखोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के पास भी वैकेंट है और एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पहुँच गया। तो जब आप इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा देंगे तो इसके बाद तो हो गया sp। इसके हाइब्रिडेशन के बाद यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल है, और इसीलिए इसको आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोल सकते हैं, इसके पास स्पेस होता है खाली, ठीक है। और इसी कारण से क्या होता है, बेरिलियम के अंदर, बेरिलियम की अगर हम बात करें तो ये क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और बेरिलियम के 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह से, ये क्लोरीन अपना जो लोन पेयर है वो इसको कोऑर्डिनेट करता है और ये क्लोरीन यहाँ भी इसको लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है, और इस तरह से एक डाइमर यहाँ पे बन जाता है। ये डाइमर जब बनता है तो ये वेपर स्टेट का फॉर्म स्ट्रक्चर है, यानी वेपराइज फॉर्म में, वेपर फॉर्म में अगर बेरिलियम क्लोराइड है तो एक डाइमर बनता है। साथ ही साथ जब हम सॉलिड स्टेट पे ले जाएंगे तो ये पॉलीमरिक फॉर्म में रहता है, यानी जब सॉलिड फॉर्म में इसको आप ले जा रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड स्टेट है, तो बेरिलियम क्लोराइड इज अ पॉलीमर। तो ये पॉलीमर कैटेगरी में आपको यहाँ पे दिखेगा, और लगातार इस तरह से कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने यहाँ पे 2 के बाद रोक दिया है, ऐसे आप लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये बातें सब बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा। ये वेपर के फेज में है जब 400 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। तो इस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका स्ट्रक्चर कोई एक नहीं है, और सबसे पहली चीज़ ये कि ये कोवेलेंटली मॉलिक्यूल यहाँ दिखेगा, और एक स्ट्रक्चर ये वेपर फेज में ये इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे भी बन सकता है पॉलीमरिक फॉर्म में। और उसके पीछे का मेन रीज़न आप समझिए, तो यहाँ 2p जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल है। अब आप बोल रहे होंगे सर मैग्नीशियम कैल्शियम में भी इसी तरह से 3p होगा, बट दरअसल 3p के बाद 3d भी है, वहाँ पे बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ऑर्बिटल खाली है। बट यहाँ पे स्पेसिफिक इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जैसे केस में स्ट्रक्चर मिलता है, और साथ ही साथ इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सब चीज़ें यहाँ पे डेवलप हैं, बाकी में नहीं डेवलप है। बाकी सब में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है और वो सिंपली आयंस के फॉर्म में आपको नेचर में मिलते हैं। तो पहले तो इसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड ये बातें लिख लीजिए, फिर मैं इसके कुछ वाटर से रिएक्शन पे एक एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड है, और हाइड्रोलिसिस के बाद कैसे इन सब क्लोराइड्स के हाइड्रोलिसिस में वेरिएशन है, और वो बात हम लोग यहाँ पे जानेंगे। क्लोराइड्स ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल। अच्छा, ये केवल एक ही टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि बेरिलियम क्लोराइड
मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है ना। इन सब के स्ट्रक्चर में खास बात यह है कि ये है कोवेलेंट, तो आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे कि इस तरह से बॉन्डेड होगा, है ना, आयंस फॉर्म में तो नहीं होगा, जबकि ये सभी आयनिक फॉर्म में है। Mg+2 2Cl-, Ca+2 और 2Cl-, स्ट्रोंशियम+2 और 2Cl- एंड बेरियम+2 2Cl-। अब एक बार जरा शुरुआत के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। जब मैंने आपको हाइड्रोलिसिस बताया था, वाटर से रिएक्शन बताया था, तो मैंने एक बात बताई थी कि सबसे पहले में ये डिसाइड करना होता है कि जिस कंपाउंड की आप रिएक्शन करा रहे हैं वाटर से, वो कैसा है, वो आयनिक है या कोवेलेंट है। पहले तो ये डिसाइड होता था। अगर आयनिक होता है तो हम लोग कैटायन और एनायन को सेपरेट रखते हैं और फिर आयंस की रिएक्शन कराते हैं वाटर से। तो अगर मैं अच्छा इसी के साथ साथ कोवेलेंट पे बात की जाए तो मैंने बताया था कि वहाँ सब्स्टिट्यूशन का केस होता है। तो जब आप इन सब में बेरिलियम क्लोराइड पे बात करेंगे तो बेरिलियम क्लोराइड में वाटर से रिएक्शन के समय सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड यहाँ पे तैयार हो जाता है। कैसे हुआ, आपको सिंपली पता है कि बेरिलियम के साथ Cl यहाँ लिखा है, तो वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, Cl बाहर, एक वाटर का मॉलिक्यूल और आया, ये भी Cl बाहर, और BeOH का होल ट्वाइस बन गया। तो ये सिंपल है, और इसके प्रोडक्ट बनने का जो हाइड्रोलिसिस बनने का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक, लेकिन इन सब में जब हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे, चाहे वो मैग्नीशियम की बात हो, कैल्शियम की बात हो, या स्ट्रोंशियम की बात हो, या बेरियम की बात हो, तो इन सब के हाइड्रोलिसिस के दौरान आप जरा ध्यान समझिएगा, ये आयंस है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस वाले आयन है, तो क्या इनका हाइड्रोलिसिस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी उससे मैं बताया था। और क्लोराइड आयन की बात करें तो उसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। रीज़न, क्योंकि Cl- के पास भी देखा जाए तो स्ट्रॉन्गर एसिड बनाने की प्रॉपर्टी है। तो अब ऐसे केस में इनका हाइड्रोलिसिस तो नहीं होगा। तो अब वाटर अगर है तब उसके अंदर वाटर के क्रिस्टलाइन फॉर्म में इनके जुड़ने की टेंडेंसी होगी। और आपने देखा होगा Mgcl2.6H2 इस तरह से लिखा रहता है, इसी तरह से CaCl2.6H2 लिखा जाता है, और SrCl2.2H2O लिखा होगा, और बेरियम क्लोराइड के अंदर .2H2O। इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मतलब वाटर को एक्सेप्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदलने की प्रॉपर्टी। तो आपने इसीलिए देखा होगा इन सब का क्रिस्टलाइन फॉर्म आपको ये मिलता है। तो अगेन एक क्वेश्चन और बनता है कि आपने इन दोनों में तो 6 लिखा और इनमें 2 लिखा, तो वो किस पे बेस्ड है? नंबर ऑफ crystalline water is depend on the charge density of metal ion। तो मेटल आयन जो मैग्नीशियम और कैल्शियम, उनमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन होंगे वाटर मॉलिक्यूल, और नीचे आने पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वाटर के ऐड होंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो कम होंगे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए लिखा हो MgCl2.x टाइम वाटर मॉलिक्यूल एंड SrCl2.y टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन x। इस तरह से क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो ये एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ये प्योर कॉन्सेप्ट है कि आप जान पाए, और यही एक्चुअल यूज है फजांस रूल का। जो हम फजांस रूल सुबह शाम पढ़ते हैं ना कि घट गया बढ़ गया, इससे कोई फायदा नहीं होता। जब तक आप उस रूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तब तक वो अधूरा है। तो ये इम्प्लीमेंट है, एक्चुअल इम्प्लीमेंट ये है कि आपने फजांस रूल के बेसिस पे जाना कि ये कोवेलेंट है, दैट्स वाई हम इसकी रिएक्शन विद वाटर बिल्कुल अलग तरीके से करा रहे हैं, और इनके साथ हम अलग तरीके से करा रहे हैं। यहाँ रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। तो ये सब बातें आपको जाननी है। तो एक और ख़ास बात, ये तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने बता दी, एक और स्पेसिफिक केस है। दरअसल MgCl2 की जहाँ तक आप बात करें तो बेरिलियम के बाद ही नंबर आता है इसका, तो इसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी रहता है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस तो ऐसे ही रहता है।
लेकिन इसके हाइड्रोलिसिस में कई बार इसका एक Cl बॉन्ड कोवेलेंटली अटैच रहता है और वो सब्स्टिट्यूशन की तरह इस तरह से आ जाता है MgOH और एक Cl ऐसे रहता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट को MgOH-Br बहुत यूज होता है। तो इस तरह का मॉलिक्यूल भी MgCl2 में यहाँ पे आके तैयार हो जाता है। समझ रहे बात? तो ये क्या तरीका है उसको समझ लीजिए। MgCl2 वाटर के साथ पार्शली हाइड्रोलाइज आप बोल सकते हैं, और उसके पीछे का रीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या किया है। दरअसल वाटर का जो मॉलिक्यूल है यानी इसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो एक Cl बॉन्ड Mg और Cl का कोवेलेंटली हमने सब्स्टिट्यूशन कराया, तो जिसके कारण एक ClOH आ गया और फिर एक Cl बचा रहता है एज ए आयनिक। तो ये भी एक पोर्शन है। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें जो हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोराइड्स ऑफ द एल्कलीन अर्थ मेटल है उसको लेकर है। आप एक बार इसको सही से लिख लीजिए और एक एक पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, नोट करिए इसको। चलिए, तो आपने इसको पूरा नोट कर लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि इन सभी क्लोराइड्स का मतलब क्या है, कैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर था, उनका हाइड्रोलिसिस किस तरह से किया गया है। तो ये सभी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने लगभग सभी प्रॉपर्टीज एल्कलीन अर्थ मेटल की पढ़ ली है और अब हम लोगों को क्वेश्चन पे ज़्यादा आना है। एल्कली मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल, अब पूरे इस ब्लॉक का कंबाइंड क्वेश्चन हम लोगों को ज़्यादा करना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंपाउंड्स पर्टिकुलर एल्कलीन अर्थ मेटल के भी हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है, तो मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहला तो एक पार्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और ये सबको पता होना चाहिए। तो दरअसल कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यानी इसको हम नाम दे सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये इसका केमिकल नाम हो गया किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। POP शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है ना। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको इस तरह से भी लिखा रहता है CaSO4 होल ट्वाइस एंड डॉट H2O, है ना। इसका मतलब तो ये भी हो गया, होल ट्वाइस कर दिया। तो दिस इज द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो कि POP है। तो हम लोग सबसे पहले तो इसके प्रिपरेशन पे आएंगे और फिर उसकी केमिकल रिएक्शन, कुछ प्रॉपर्टी, यूजेस, ये सब पे बात करेंगे। तो प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को दरअसल एक कंपाउंड होता है जिप्सम, नेचुरली अकरिंग पार्ट है। तो ये है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, मतलब डाईहाइड्रेट। इसको हम लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। तो इसी कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में काम आता है। तो पहले ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में इस नेचर में रहता है, सॉलिड स्टेट की फॉर्म होती। तो इनिशियली जब आप इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O का मोनोक्लिनिक फॉर्म तैयार हो जाता है, ठीक है। और फर्दर जब आप इसको हीट करेंगे 160 के आसपास का टेम्परेचर लेके, तब जाके कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बनता है और इसका 3/2 वाटर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये POP को बनाने का मेथड है, इंडस्ट्रियल तरीका। तो आपने एक तरीके से 75% वाटर क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो 75% वाटर बाहर करने के बाद
आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस बना दिया। एक और बात जो हम लोग इसी से रिलेट करके पढ़े यहाँ पे, इसके बाद फर्दर अगर आप हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट अलग और वाटर अलग, ये बात जरा समझिएगा। अगर कैल्शियम सल्फेट एक बार CaSO4 सेपरेट हो गया और वाटर पूरी तरह से बाहर हो जाए तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका मतलब दरअसल मैं POP का भी यूज बता रहा हूँ, और फर्दर अगर आप हीट कर दें तो कैल्शियम ऑक्साइड और SO3, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए कि कैसे कैसे सर्कुलेट हुआ है। अब दरअसल क्या होता है, ये मैंने POP में डेड कैसे बता दिया। दरअसल ये वाटर जब जुड़ा है तो इसी केस में अगर आप इसमें वाटर ऐड कर दें, ये POP लिया आपने और इसमें वाटर मिक्स करके पाउडर बना देना, तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में दोबारा रिवर्स हो जाएगा, और वही जो पेस्ट होता है वही हम लोग यूज़ करते हैं। जितना भी देखा होगा बहुत सारे पुट्टी वगैरह जो करते हैं सब में पेस्ट बनाया जाता है, तो वो पेस्ट कब बनेगा, इस पाउडर का। अगर इस पाउडर से वाटर बाहर हो गया है तो इसलिए हम इसको डेड ऑफ प्लास्टर पेरिस बोल रहे हैं, बिकॉज ये अगर बन गया तो इसमें दोबारा वाटर मिलाने के बाद भी ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर था। तो ये सोल्यूशन आप बना सकते हैं, फिर कैल्शियम सल्फेट का यूज दोबारा आप एज ए POP नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये रिवर्स हुआ, इसको फर्दर वाटर करेंगे तो इस तरह से यहाँ इस वाले फॉर्म तक आ जाएगा। तो ये जो रिवर्स आप बोल रहे हैं इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ वाटर, सॉरी POP, इसको क्या बोलते हैं, हार्डनिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक और बात, अगर आप हार्डनिंग ऑफ POP को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप NaCl सॉल्ट का यूज कर लीजिए, और अगर इसको डिक्रीज करना चाहते हैं, थोड़ा स्लो हो जाए, तो उसके लिए आप बोरेक्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो ये दो केमिकल हैं जिनका आप यूज अलग अलग कंडीशन में कर सकते हैं। अगर आप स्पीड अप करना चाहते हैं कि जल्दी से भाई हार्ड हो जाए, तो उस कंडीशन में आप NaCl का यूज कर सकते हैं, और थोड़ा स्लो कर सकते हैं तो बोरेक्स आप यूज करेंगे। तो ये POP के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक दो केमिकल के नाम भी आपको पता हो। MgSO4.7H2O, इसको बोला जाता है एप्सम सॉल्ट, ठीक है ना। तो ये भी पता है, बाकी इसके बारे में हमें बहुत डिटेल नहीं समझना, बट जैसे कैल्शियम सल्फेट है उसी तरह से एप्सम सॉल्ट भी आपको नजर आता है। तो ये सब आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एल्कलीन अर्थ मेटल में जो कंपाउंड्स हैं उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया है, बहुत अलग नहीं है। एक काम हम लोगों को और करना होगा, छोटे छोटे पार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी जो हम लोगों को काम करना है, अब पूरी तरह से एस ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चन हैं और ITAS क्वेश्चन, मेनली वही उन्हीं पे हम लोग फोकस करेंगे। तो वो ITAS क्वेश्चन आप एक साथ करना स्टार्ट करिए। एक एक लाइन जो IT ने पूछ रखी पहले कभी, उन सब को हम लोग डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे और उससे नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। उसको आप लोग करेंगे और मैं फिर उसका डिस्कशन आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो डाउट डिस्कशन में उस पर बात करेंगे, लेकिन ये थ्योरी वाइज जो कंटेंट है वो मैंने एक बार यहाँ पे बता दिया, इसको आपको नोट कर लेना है। जो कंपाउंड्स हैं उन पे तो हम लोगों ने रिसर्च या जो भी बात करनी है वो करेंगे। क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उस पर सबसे ज़्यादा काम करना है आपको। जहाँ पे बात कॉन्सेप्ट वाली आती है उसको स्ट्रॉन्ग जरूर रखिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इसको यहाँ पे रोक देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कशन के साथ, और फिर इसके बाद हम लोग बोरॉन फैमिली की स्टार्टिंग बहुत जल्दी कर देंगे। तो फिलहाल पहले आप इन सबको तैयार करिए और स्टेप वाइज तैयार करने के बाद ही आगे चलेंगे हम लोग। तो पहले एस ब्लॉक की पूरी चीज़ें तैयार हो जाए, क्वेश्चंस पेंडिंग ना रहें, उस पर पूरे डिस्कशन हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग बात जो बोरॉन फैमिली हो या कार्बन फैमिली हो, आगे नाइट्रोजन तक, वो सब बात में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बाय बाय।